एक ऐसी दुनिया जहाँ पे हर किसी के पास एक मैजिक स्टार है, लेकिन वहीं पे फेमिसा का जन्म होता है बिना किसी स्टार के। और जब उसके पेरेंट्स को ये बात पता चलती है तो उसके पेरेंट्स उसे घर से निकाल देते हैं। अब यहाँ तक कि विलेज के बाकी सब लोग भी फेमिसा से नफरत करने लगते हैं। तो फेमिसा अपनी लाइफ बचाने के लिए गांव से बाहर चली जाती है और उसी दौरान उसको एक स्लाइम मिलता है जो कि उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है, और वो उस स्लाइम का नाम रखती है सोरा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से जो कि कार्विंग का काम कर रहा होता है एक लकड़ी पे। तभी उसको एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो जल्दी से अपने घर में भागते हुए जाता है और उसको पता चलता है कि उसकी एक बेटी हुई है। वो बहुत ही प्यारी और दिखने में बहुत सुंदर है। फिर उसकी वाइफ पूछती है कि तुम इसका नाम क्या रखोगे, और वो बोलता है कि मैं इसका नाम फेमिसा रखूंगा। और इसके कुछ समय बाद फेमिसा बड़ी हो जाती है और उसके फादर सबके लिए एक नया घर बना रहे हैं। फेमिसा उस जगह जाती है और अपने फादर को बोलती है कि कुछ खा लीजिए। फिर सब लोग मिल करके खाना खाने लगते हैं। यहाँ पे फेमिसा का बड़ा भाई भी होता है जो कि अपने फादर की मदद कर रहा होता है घर बनाने के लिए। तभी खाना खाते समय फेमिसा के गले में ब्रेड का टुकड़ा अटक जाता है। तभी उसके फादर पानी को क्रिएट कर देते हैं अपनी मैजिक की मदद से और फेमिसा को पानी पिला देते हैं। तभी उसका बड़ा भाई बोलता है कि तुम्हें आराम से खाना चाहिए, नहीं तो खाना तुम्हारे गले में अटक जाएगा। फेमिसा बोलती है कि मैं अब बड़ी हो रही हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा खाना खाना है। फिर इसके बाद सभी लोग घर आ जाते हैं। अब घर पे फेमिसा फिर अपनी माँ की मदद करने लगती है बाकी सारे कामों में, जैसे कि खाना गर्म करने में और खाना टेबल पे लगाने में। तब उसका बड़ा भाई उसको चिढ़ाते हुए बोलता है कि तुम्हें मैजिक सीख लेना चाहिए, जिसकी मदद से तुम बाकी सारे काम आराम से कर लोगी। लेकिन तभी उसकी माँ बीच में आ जाती है डिफेंस के लिए। वो बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मेरी बेटी बहुत जल्द ही मैजिक सीख लेगी और वो खुद से सीखेगी सारी मैजिक। और उसके बाद सभी लोग एक परिवार की तरह बैठ करके खाना खाते हैं। और खाना खत्म हो जाने के बाद फेमिसा अपने टॉय से खेलने लगती है और वो बोलती है कि मेरा बर्थडे आने वाला है। तभी उसके फादर बोलते हैं कि हाँ हमें पता है और मैं इस बार तुम्हें एक स्पेशल गिफ्ट दूंगा। और फिर उसकी माँ बोलती है कि इस बार तुम्हारा 5th बर्थडे आने वाला है, क्या तुम एक्साइटेड हो। जब इन फैमिली का आपस में बात चल ही रहा होता है कि तभी उनके दरवाजे पे एक नॉक होता है। जब दरवाजा खोला जाता है तो उन्हें पता चलता है कि उनके घर के बाहर एक औरत आई है जिसका नाम है लूबा। वो इस विलेज की फॉर्चून टेलर है, यानी कि वो किसी का भी भविष्य बता सकती है। वो बताती है कि मैं यहाँ पे आई हूँ ताकि मैं फेमिसा को कॉन्ग्रेचुलेट कर सकूँ उसके 5th बर्थडे के लिए और उसको गुड लक चार्म दे सकूं ताकि वो आने वाले समय में अच्छी मैजिक पावर को सीख सके। तभी लूबा को उस समय का याद आने लगता है जब वो पहली बार फेमिसा से मिली थी, जब फेमिसा केवल 2 साल की थी। और लूबा को पता चल गया था कि फेमिसा अपने ही पुराने इस जन्म के बारे में जानती है, इसलिए उसने कहा था फेमिसा से कि अपने पुराने जन्म के बारे में किसी को मत बताना, नहीं तो इसकी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। और फेमिसा वादा करती है कि मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। अब हम देखते हैं यहाँ पे प्रेजेंट का सीन। लूबा यहाँ पे प्रेयर कर रही होती है फिनिसा के लिए और उसको बोलती है कि तुम हमेशा खुश रहना और जिंदगी में वही करना जो तुम्हें सही लगता हो। यहाँ पे लूबा ये बोल करके जा रही होती है, लेकिन जब लूबा उनके घर से बाहर निकल जाती है तो वो फिर से पीछे मुड़ के देखती है उनके घर को और यहाँ पे लूबा थोड़ी सी परेशान लगती है। इसके बाद वो बड़ा दिन आ जाता है जिस दिन फिनिसा का बर्थडे है, यानी कि आज फिनिसा पूरे 5 साल की हो चुकी है और उसका परिवार आया होता है चर्च में। प्रेयर खत्म हो जाने के बाद फादर फिनिसा से बोलते हैं कि आज हम तुम्हारे मैजिक पावर को जगाएंगे। वो उसको बोलते हैं कि इस होली वाटर को टच करो और उसको टच कर लेने के बाद फेमिसा वहाँ से चली जाती है। फिर फादर वहाँ पे आते हैं और कुछ मैजिक पावर का इस्तेमाल करके वाटर के अंदर से एक बबल निकालते हैं और इसी बबल के अंदर मैसेज होता है फिनिसा के लिए कि उसके पास किस तरीके की मैजिक पावर है। वो बबल बताता है कि फिनिसा के पास एक ऐसी स्किल है जिसका नाम है टैमर स्किल, यानी कि वो किसी भी बड़े मॉन्स्टर को अपने काबू में कर सकती है। इस बात को सुनते ही उसके पेरेंट्स खुश हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर फादर चेक करने लगते हैं कि फेमिसा के पास कितने मैजिक स्टार्स हैं। लेकिन उन्हें इस बात का पता चलता है कि फेमिसा के अंदर कोई भी मैजिक स्टार नहीं है। और ये बात पता चलते ही फादर गुस्सा हो जाते हैं और वो उसकी फैमिली से बोलते हैं कि यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी बेटी के अंदर कोई भी मैजिक स्टार नहीं है, तुमने मेरा वक्त बर्बाद किया है। और अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ तो पहली बात तो ये कि होली वाटर के अंदर से निकला हुआ मैसेज कभी झूठ नहीं होता। फिर घर पे फेमिसा के फादर लगातार दारू पीने लगते हैं और वो फेमिसा को डांट रहे होते हैं कि घर में केवल तुम ही एक ऐसी लड़की हो जिसके पास कोई भी मैजिक स्टार नहीं है। उन्हें इतना ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि वो फेमिसा के फेवरेट टॉय को ही तोड़ देते हैं जिन्हें उसने खुद से कार्विंग करके बनाया था फेमिसा के लिए। फेमिसा की माँ रोने लगती है और बोलती है कि तुम तो ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे फेमिसा तुम्हारी बेटी नहीं है। फेमिसा कोशिश करती है अपनी माँ को शांत कराने के लिए, लेकिन तभी उसका बड़ा भाई बीच में आता है और उसके हाथ को बहुत ही तेजी से पकड़ लेता है और उसको हाथ को इतनी जोर से दबाता है कि फेमिसा को दर्द होने लगता है। यहाँ पे वो अपनी बड़ी बहन से बोलती है कि मेरी मदद करो, लेकिन उसकी बड़ी बहन उसकी मदद नहीं करती और ऊपर से ऐसा शक्ल बनाती है जैसे फेमिसा ने उसकी किडनी ही चुरा ली हो। और फिर फेमिसा को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। मुसीबत यहाँ पे खत्म नहीं होती। विलेज में हर किसी को पता चल गया था कि फेमिसा के पास कोई भी मैजिक स्टार नहीं है,
इसलिए हर कोई फेमिसा को क्रिटिसाइज करने लगता है इस बात के लिए। और ऊपर से जितने भी बच्चे होते हैं वो फेमिसा के ऊपर पत्थर मारने लगते हैं, जिसकी वजह से उसके सर से खून निकलने लगता है। और वो फिर वहाँ से जब भागने लगती है तब विलेज के हर कोई उसे घेर लेता है। वो देखती है कि हर कोई उसे ऐसे देख रहा है जैसे कि उसने सबका कुछ बिगाड़ दिया हो। उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार उसे इतना ज्यादा हेट क्यों मिल रहा है। अब फेमिसा ना तो अपने घर जा सकती है और ना तो अपने विलेज में रह सकती है, इसलिए फेमिसा वहाँ से भाग जाती है और जंगल में लगातार भटक रही होती है। तभी अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती है और फेमिसा को जगह ढूंढनी होगी छुपने के लिए। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे एक छोटा सा केव मिल जाता है। वो वहाँ पे रहने लगती है, लेकिन तभी उसे ठंड लगती है तो वो डिसाइड करती है कि वो आग जलाएगी। लेकिन वो अपनी फायर मैजिक का इस्तेमाल भी करती है, लेकिन आग नहीं जला पाती और धीरे धीरे उसका विजन ब्लर होने लगता है और अचानक से फेमिसा बेहोश हो जाती है। जब फेमिसा की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि उसके बगल में कोई है और वहाँ पे आग भी जल रही है। उसकी मदद करने के लिए कोई और नहीं बल्कि लूबा आती है। वो बोलती है कि मुझे पता था कि ये सब तुम्हारे साथ होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई थी तुम्हारी मदद करने के लिए। और ये लो सूप, इसको पी लो ताकि तुम्हें अच्छा लगेगा। और वो फेमिसा को एक मैजिक बुक देती है और एक बैग देती है और बोलती है कि ये तुम्हारे काम आएगा। और उसके बाद वो फेमिसा का ध्यान रखने लगती है जैसे कि वो उसकी सगी माँ हो। और वो फिर उसको दुनिया के बारे में बताती है। वो उसको लिखना सिखाती है, पढ़ना सिखाती है और ये भी सिखाती है कि तुम्हें दुनिया में कैसे सरवाइव करना है। लेकिन एक दिन जब लूबा घर वापस नहीं आती तो फेमिसा को फिक्र होने लगती है, इसलिए वो विलेज में चुपके से जाती है इस बात का पता करने के लिए कि आखिरकार लूबा को क्या हो गया। उसका दिल टूट जाता है जब उसको इस बात का पता चलता है कि लूबा अब इस दुनिया में नहीं रही। और वहीं पे उसके फादर विलेज के चीफ से बोलते हैं कि तुम्हें मेरी बेटी की जान ले लेनी चाहिए क्योंकि उसके पास कोई भी मैजिक स्टार नहीं है। इतना सुनते ही फेमिसा अंदर से टूट जाती है। उसको ऐसा लगने लगता है कि कहीं उसके फादर ने ही लूबा की जान ले ली होगी और अब उसके फादर उसकी भी जान लेना चाहते हैं। यहाँ पे उसको इमेजिनेशन आता है जहाँ पे उसकी माँ उससे बोलती है कि अच्छा होता अगर तुम मेरे से नहीं जन्म लेती। इसके बाद विलेज का जो चीफ होता है वो सभी विलेज वालों को बोलता है कि फेमिसा के पीछे जाओ क्योंकि फेमिसा ने ही लूबा की जान ली है। इतना सुनते ही सभी विलेज वाले गुस्सा हो जाते हैं और वो सब लोग फेमिसा को ढूंढने लगते हैं उसकी जान लेने के लिए। फेमिसा फिर लगातार भाग रही होती है। उसे इस बात का पता होता है कि अगर एक बार वो पकड़ी गई तो आज उसकी जान नहीं बचेगी। वो लगातार भागते हुए जंगल के बीचों बीच चली जाती है जहाँ पे वो सेफ फील करती है और वहाँ पे वो कुछ ट्रैप्स को लगा देती है ताकि अगर कोई भी वहाँ पे आए तो उसको पता चल जाए। फिर वो अपने मैजिक बैग को बाहर निकालती है और उसके अंदर जितने भी बर्तन होते हैं या फिर कपड़े होते हैं उनको रख लेती है और उसके साथ ही साथ कुछ मेडिसिन को भी उसके अंदर रख लेती है और डिसाइड करती है वहाँ से भागने का। और यहीं से अब फेमिसा की असली स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है। फिर अगले दिन वो एक ऐसी जगह पहुंचती है जहाँ पे सारे कूड़े कचरे रखे जाते हैं। उन्हीं के बीच में फेमिसा को एक हथियार मिलता है, लेकिन वो हथियार बहुत ही ऊपर होता है। जब फेमिसा उसे खींच रही होती है तभी अचानक से काफी सारे हथियार गिर जाते हैं नीचे उसकी तरफ, लेकिन उसे इससे कुछ नहीं होता। वो बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसको इसकी वजह से काफी सारे कपड़े मिल जाते हैं, मैजिक पोर्शन मिल जाते हैं और एक मैप मिलता है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि अपने स्लाइम्स को बोलता है कि इन कचरों को खा जाओ और इन सभी कचरों को खत्म कर दो। फेमिसा डर के मारे छुप जाती है। उसको इस बात का पता चलता है कि उसके ऊपर बाउंड्री रखी गई है जहाँ पे जो भी व्यक्ति उस विलेज के सामने उसको लेकर के आएगा, चाहे जिंदा या फिर मुर्दा, उसको मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। फेमिसा फिर उधर से भागने लगती है और रात होने के बाद एक पेड़ के नीचे अपनी रात गुजारती है। अगले दिन फेमिसा कहीं जा रही होती है कि तभी पानी के अंदर से काफी सारे स्लाइम्स उसके पास आने लगते हैं। फिर फेमिसा लगातार भागने लगती है उन स्लाइम से बचते हुए, लेकिन वो स्लाइम उसका पीछा करने लगते हैं। तभी फेमिसा एक हील के नीचे से गिर जाती है और गिरने की वजह से उसको चोट लग जाती है, लेकिन वो अपनी हीलिंग पोर्शन का इस्तेमाल करती है अपनी चोट को भरने के लिए। जब वो उठती है तो उसको पता चलता है कि उसके सामने बहुत ही खूबसूरत लेक है। वो डिसाइड करती है यहाँ पे नहाने का। पानी के अंदर जाते ही उसको बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होता है और यहाँ पे फिर फेमिसा डिसाइड करती है कि अब वो और डर के नहीं भागेगी और अपनी जिंदगी को वो अपने तरीके से जिएगी। और तभी वो अपने बालों को काट लेती है लड़कों की तरह ताकि कोई भी उसको पहचान ना पाए। फिर मैजिक बैग के अंदर से लड़कों के कपड़े निकालती है और उसको पहन लेती है। अब यहाँ पे फेमिसा को एक नया नाम भी चाहिए होगा तो वो अपना नाम रखती है आइवी। फिर अगले दिन जब वो अपना सफर स्टार्ट कर देती है और कहीं जा रही होती है तभी उसको आवाज आती है। फिर वो घास में देखने लगती है कि आवाज कहाँ से आ रही है तो उसका ध्यान जाता है स्लाइम के ऊपर। फिर वो मैजिक बुक के अंदर देखने लगती है स्लाइम के बारे में, तो वहाँ पे लिखा होता है कि इस स्लाइम का कोई भी नाम नहीं होता और ये अपनी प्रजाति में सबसे कमजोर होते हैं। फिर वो बोलती है कि तुम भी मेरी तरह हो, मैं भी बहुत ही कमजोर हूँ और मेरे भी अपने लोगों ने ही मुझे निकाल दिया। तभी वो डिसाइड करती है इस स्लाइम को कुछ नाम देने का, लेकिन वहाँ पे अचानक से हवा चलने लगती है जिसकी वजह से स्लाइम उड़ते हुए वहाँ से कहीं दूर चला जाता है। फिर वो देखती है कि ये स्लाइम कितना कमजोर है, वो खुद से उठ भी नहीं सकता
और यहाँ पे फिर वो बुक के अंदर जब पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि स्लाइम बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं, इतने कमजोर कि तुम उनको एक थप्पड़ ही मार करके खत्म कर सकते हो। तो यहाँ पे फिनिशा डर जाती है। वो डिसाइड करती है कि वो स्लाइम को उठाएगी, लेकिन ध्यान से। फिर हाथ में रख लेने के बाद वो उस स्लाइम को वापस से जमीन पे रख देती है और बुक के अंदर पढ़ती है, जहाँ पे लिखा होता है कि इन स्लाइम का जो लाइफ स्पैन होता है वो 1 दिन से भी कम का होता है। तभी एक और हवा का झोंका आता है और स्लाइम उसी हवा के झोंके के साथ लगातार बह के जा रहा होता है। तब उसके पीछे पीछे फिनिशा भी चली जाती है स्लाइम की जिंदगी बचाने के लिए, क्योंकि आगे चल करके एक लेक है और अगर स्लाइम उस लेक में गिर गया तो वो मर जाएगा। लेकिन फिनिशा उसकी जान बचा लेती है और वो बोलती है कि अब से मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं है, लेकिन जितनी भी लंबी हो हम दोनों साथ रहेंगे। फिर उस रात को फिनिशा लगातार जग करके स्लाइम के ऊपर नजर रखने लगती है। उसको डर था कि अगर कहीं वो सो गई और स्लाइम को कुछ हो गया तो वो अपने आप को माफ नहीं कर पाएगी। और वो स्लाइम को बताती है कि मेरी फैमिली ने मुझे घर से निकाल दिया और मुझे मेरी पिछली जिंदगी के मेमोरीज अभी भी आते रहते हैं। बात करते करते फिनिशा सो जाती है। जब वो सुबह उठती है तो उसको पता चलता है कि वो सो चुकी थी बात करते करते और स्लाइम अब उसके साथ नहीं है। इस बात को सोचते वो दुखी हो जाती है और रोने लगती है, लेकिन फिर वो डिसाइड करती है कि उसे आगे बढ़ते रहना होगा और वो अपना मैप निकालती है ये डिसाइड करने के लिए कि उसे कहाँ जाना चाहिए। लेकिन उस मैप के अंदर छुप के बैठा होता है स्लाइम। उसको देखते ही वो खुश हो जाती है और उसको ऐसा लगता है कि शायद बुक के अंदर कुछ चीजें सही नहीं दी गई हैं। फिर वो और भी ज्यादा पढ़ने लगती है इस स्लाइम के बारे में, ताकि वो इस स्लाइम को ट्रेन कर सके और अपने साथ रख सके। उस बुक के अंदर लिखा होता है कि इस स्लाइम के पहले तुम्हें एक नाम देना होगा। वो सबसे पहले तो स्लाइम को टच करती है, जिसके बाद स्लाइम चमकने लगता है और क्योंकि स्लाइम का कलर भी ब्लू है तो यहाँ पे वो नाम देती है सोरा। नाम मिलते ही वो स्लाइम का जो सिर होता है वो चमकने लगता है और उसके ऊपर एक डिजाइन सा बन जाता है, जिसके बाद फिनिशा समझ जाती है कि अब उसने स्लाइम के साथ अपना कनेक्शन बना लिया है। और फिनिशा को यहाँ पे पहली बार उसका सच्चा दोस्त मिलता है। फिर खाने के लिए फिनिशा एक ट्रैप बिछाती है और उसके अंदर एक चूहा फंस जाता है। फिर फिनिशा उस चूहे के सबसे पहले तो स्किन को अलग करती है और उसके टुकड़े को एक बनाना लीफ के अंदर बांध के रख देती है और उस खाने को बैग के अंदर डाल लेती है और सोरा को बोलती है कि आज हमें रात में अच्छा खाना खाने को मिलेगा। फिर वो मैप के अंदर ढूंढने लगती है कैपिटल को, लेकिन वो कैपिटल मैप के अंदर दिखता ही नहीं। तो डिसाइड करती है कि वो आसपास के विलेज के अंदर जाएगी ताकि उसे एक अच्छा मैप मिल सके। तभी कुछ आवाज आने लगती है और यहाँ पे फिनिशा डर जाती है कि कहीं सोरा को कुछ हो ना जाए, इसलिए वो सोरा को अपने बैग के अंदर डाल देती है और एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और वो दूर से देखती है कि वहाँ पे काफी सारी चींटियां आ गई हैं। ये मामूली चींटियां नहीं है, ये एक ऐसी चींटियां हैं जो किसी इंसान की भी जान ले सकती हैं। फिर उन चींटियों के वहां से चले जाने के बाद आइवी नीचे आ जाती है। फिर वो सोरा को जब अपने बैग से बाहर निकालती है तो उसको पता चलता है कि सोरा का वजन बढ़ गया है, लेकिन उसका इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं जाता। उसका इस बात पे ज्यादा ध्यान जाता है कि उसके चेहरे पे कट लग गया है। फिर वो अपने मैजिक पोर्शन का इस्तेमाल करती है उसको हील करने के लिए, लेकिन सभी पोर्शन खत्म हो जाते हैं उसके उस चोट को भरने के लिए। इसलिए आइवी डिसाइड करती है कि उसे जल्द से जल्द पास के विलेज में जाना होगा। जब वो विलेज में जा रही होती है तब वो देखती है कि पेड़ के ऊपर उसके काफी सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं और उसके ऊपर उसके लिए बाउंटी भी रखी गई है। तब यहाँ पे आइवी को गुस्सा आ जाता है और वो लगातार पोस्टर को फाड़ रही होती है और बोलती है कि अब मैं फिनिशा नहीं रही। फिर आइवी एक विलेज में पहुंचती है और यहाँ पे आती है वो एक चीज देखती है कि यहाँ पे हर कोई छोटे छोटे कामों के लिए मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है। वो सोचती है कि उसे अपना मीट बेच देना चाहिए, जिसकी मदद से उसे काफी सारे कॉइन्स मिल जाएंगे, लेकिन उसे इस बात का डर था कि कहीं उसकी आइडेंटिटी सबके सामने रिवील ना हो जाए, इसलिए वो चुपचाप बुचर शॉप के बगल से जा रही होती है। लेकिन एक आदमी उसे रोक लेता है और बोलता है कि क्या गड़बड़ है, तुम यहाँ पे क्यों आई थी और फिर अचानक से यहाँ से क्यों जा रही हो। तब वो बोलती है कि मैं यहाँ पे मीट बेचने आई थी और वो उसको सारे मीट दे देती है। वो बुचर शॉप का ओनर बोलता है कि ये मीट फ्रेश है, इसलिए मैं तुम्हें इसके बदले अच्छे पैसे दे सकता हूँ। फिर पैसे मिल जाने के बाद आइवी चली जाती है एक बेकरी शॉप में और अपने लिए कुछ ब्रेड्स लेती है। यहाँ पे वो ब्रेड लेकर के बहुत खुश होती है क्योंकि आखिरकार में वो पहली बार कुछ अच्छा खा पाएगी। वो ब्रेड को 2 टुकड़ों में बांट देती है, एक टुकड़ा अपने लिए रखती है और दूसरा सोरा को दे देती है, लेकिन सोरा यहाँ पे ब्रेड को खाता नहीं। अगले दिन आइवी फिर से मीट इकट्ठा करने लगती है पैसे के लिए, लेकिन वो यहाँ पे देखती है कि काफी सारे कूड़े और कचरे वहाँ पे रखे गए हैं, तो वो वहाँ पे सोरा के साथ चली जाती है। यहाँ पे उसे काफी सारे हीलिंग पोर्शंस मिलते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर एक्सपायर थे। लेकिन वो जब ब्लू पोर्शंस को अलग कर रही होती है तभी अचानक से सोरा उन सभी ब्लू पोर्शन को अब्सॉर्ब कर लेता है और आइवी जब उसे रेड पोर्शन देती तो यहाँ पे सोरा मना कर देता है उसको अब्सॉर्ब करने के लिए। फिर से आइवी चली जाती है मीट को बेचने के लिए, उससे उसको पैसे मिलते हैं और वो फिर बेकरी शॉप चली जाती है अपने लिए ब्रेड खरीदने के लिए और वो खुद ब्रेड खाती है और यहाँ पे सोरा को देती है उन ब्लू पोर्शन को अब्सॉर्ब करने के लिए। फिर एक दिन जब वो विलेज में घूम रही होती है तो उसको दिखते हैं कुछ लोग जो कि उसी की तलाश में हैं। पहली बात तो वो उन लोगों को देख के डर जाती है और फिर वो देखती है कि विलेज में ज्यादातर हर एक शॉप के पास उसके पोस्टर्स लगा दिए गए हैं
उनको देखती ही वो इतना ज्यादा डर जाती है कि वो वहाँ से भाग के कहीं दूर चली जाती है। फिर एक पेड़ के ऊपर जा करके बैठ जाती है और सोरा से बात करने लगती है और बोलती है कि क्या ऐसी दुनिया में कोई जगह है जहाँ पे मैं आराम से रह सकती हूँ। फिर अगले सुबह आइवी डिसाइड करती है कि उसे इस विलेज से कहीं दूर जाना होगा क्योंकि उसके पोस्टर्स यहाँ पे लग चुके हैं। लेकिन वो लोग देखते हैं कि यहाँ पे 2 रास्ते हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि उन्हें कौन से रास्ते में जाना चाहिए। तभी यहाँ पे आइवी देखती है मैप की तरफ, लेकिन मैप से भी उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तब वो देखती है सोरा की तरफ और यहाँ पे सोरा को भूख लगी होती है और यहाँ पे आइवी बोलती है कि हाँ मुझे भी भूख लगी है। इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं पहले कुछ खाने का। तभी आइवी को एक लेक दिखता है और लेक के पास वहाँ पे एक पेड़ होता है जिसके ऊपर काफी सारे फ्रूट्स होते हैं। आइवी सोरा से बोलती है कि जा करके फ्रूट्स को खा लो, लेकिन यहाँ पे सोरा डर रही होती है। फिर उसको पता चलता है कि वो एक्चुअली में पेड़ नहीं है बल्कि एक मॉन्स्टर है जो कि पेड़ का शेप लेकर के वहाँ पे बैठा होता है और वो कोई भी इंसान जो उसके पास आता है उसे खा लेता है। आइवी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। वो एक सेफ जगह तो पहुंच जाती है लेकिन उसके हाथ पे चोट आ जाती है। फिर वो देखती है कि सोरा जो है उसके हाथ पे आ चुका है और लगातार उसके अंदर से ब्लड को चूस रहा है। उसको ऐसा लगता है कि कहीं सोरा उसे खाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि स्लाइम किसी भी चीज को खा सकते हैं और कोई भी ऐसी चीज जो ह्यूमन से बनी हो या ह्यूमंस के अंदर से निकली हो उसको तो वो लोग बहुत ही आराम से खाते हैं। लेकिन जब उसको होश आता है तो उसे पता चलता है कि सोरा उसको खाने की कोशिश नहीं कर रहा है बल्कि उसको हील कर रहा है। तब आइवी बोलती है कि अगर सोरा यहाँ पे मेरी जान ले भी लेता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वैसे भी इस दुनिया में मेरी किसी को जरूरत नहीं है। और फाइनली सोरा उसके हाथों को ठीक कर देता है और फिर यहाँ पे आइवी रोने लगती है और उस सोरा को गले लगाते हुए बोलती है कि कभी भी मुझसे अलग मत होना। फिर अगले दिन आइवी फिर से अपने लिए खाना इकट्ठा करती है और यहाँ पे कुछ पोर्शंस को इकट्ठा करती है वो सोरा के लिए। दोनों बैठ के खाना खाने लगते हैं, लेकिन खाना खत्म हो जाने के बावजूद भी सोरा को भूख लगने लगती है। तो यहाँ पे आइवी उसको कुछ कचरों के पास ले जाती है ताकि वो उसके लिए पोर्शंस को ढूंढ सके। आइवी उसके लिए काफी सारे पोर्शंस ढूंढ के दे देती है जिसको कंज्यूम कर लेता है यहाँ पे सोरा। आइवी एक और चीज यहाँ पे नोटिस करती है कि सोरा लगातार पावरफुल बनता जा रहा है क्योंकि पहली बात तो उसका साइज अब बड़ा हो गया है और ऊपर से वो अपनी मर्जी से यहाँ से वहाँ ट्रेवल भी कर पा रहा है। रास्ते में आइवी को काफी सारे बेरीज मिलते हैं और वो उन बेरीज को इकट्ठा कर लेती है अपने शाम के खाने के लिए। और यहाँ पे वो फिर जब खाने बैठती है तो सोरा को काफी सारे पोर्शंस देती है खाने के लिए जिन्हें सोरा केवल 1 ही सेकंड में खत्म कर जाता है। आइवी फिर से उसे पोर्शन देती है और सोरा फिर से उन्हें खत्म कर जाता है। आइवी को लगता है कि अगर इसी रफ्तार से पोर्शंस को खाता रहा तो उसके पास एक भी पोर्शन नहीं बचेगा फिर सोरा को देने के लिए। इसलिए वो सोरा को एक कहानी सुनाने लगती है ताकि सोरा सो जाए। वो बोलती है कि ये कहानी मैंने अपने बचपन में सुनी थी। एक समय था जब पूरी दुनिया में लड़ाई चल रही थी। तब राजा ने काफी सारे मैजिशियंस को इकट्ठा किया था और उनसे पूछा था कि मुझे फ्यूचर के बारे में बताओ कि ये लड़ाई कहाँ जाके खत्म होगी। सभी मैजिशियंस ये बात बताते हैं कि ये लड़ाई तब खत्म होगी जब इस दुनिया का ही अंत आ जाएगा, यानी कि इस लड़ाई के खत्म होते होते ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी। फिर सभी मैजिशियंस ने मिल करके एक पावरफुल स्पेल का इस्तेमाल किया जिसके बाद एक बच्चा किसी और ही दुनिया से अंदर आया इस दुनिया में और उसके बाद उसने इस वॉर को रोक दिया। और ये कहानी सुनाते सुनाते आइवी सो जाती है। अगली सुबह जब आइवी की आंख खुलती है तो देखती है कि सोरा बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। जब वो अपना बैग चेक करती है तो उसे पता चलता है कि सोरा ने सभी मैजिक पोर्शंस को पहले ही खा लिया है। फिर वो वापस से अपने ट्रैप को चेक करने जाती है कि उसके अंदर कोई चूहा फंसा है कि नहीं, लेकिन इस बार कोई चूहा नहीं बल्कि एक सांप जाके उस ट्रैप में फंस जाता है। आइवी को लगता है कि मैं इस सांप को भी शायद बेच पाऊंगी, इसलिए वो उसे कपड़े के अंदर बंद कर लेती है और उसको बेचने के लिए अपने साथ ले जा रही होती है। रास्ते में उसको एक आवाज आती है और यहाँ पे सोरा वो आवाज सुनते ही डर जाता है। फिर आइवी उस रास्ते चली जा रही होती है जहाँ से उसको वो आवाज सुनाई दी थी। उस रास्ते में वो देखती है कि वहाँ पे एक हॉर्स मरा पड़ा है और काफी सारे लोगों की डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी है। आइवी वहाँ से डर के भाग जाती है और भागते भागते एक टाउन में जाके पहुँच जाती है। फिर वो ढूंढने लगती है कि उसे ये सांप कहाँ पे बेचना चाहिए। तभी वो एक रूम में पहुँच जाती है जहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं। उनमें से एक आदमी पूछता है कि तुम्हारे बैग के अंदर क्या है। वो बोलती है कि एक सांप है। वो लोग बोलते हैं कि तुम्हें इस सांप को किसी बुचर शॉप में बेचना चाहिए, ना कि यहाँ पे। आइवी बोलती है कि मैं इस सांप को बेचना तो चाहती हूँ, लेकिन मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि रास्ते में मैंने एक मरे हुए घोड़े को देखा और काफी सारे लोगों की डेड बॉडी भी वहाँ पे पड़ी हुई थी। तभी एक आदमी उसके सामने आता है और वो बोलता है कि मुझे एग्जैक्ट लोकेशन बताओ जहाँ पे तुमने ये सब चीजें देखी थी, और अगर तुम्हारी बातें सच्ची निकली तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड भी दूंगा। आइवी उसको सारी बात बता देती है और फिर यहाँ पे वो आदमी अपने साथियों से बोलता है उस तरफ जाने के लिए। यहाँ पे आइवी को एक कार्ड दिया जाता है और उससे बोला जाता है कि अगर तुम्हारी इन्फॉर्मेशन सही निकली तो इस कार्ड को लेकर के यहीं पे आ जाना, हम तुम्हें रिवॉर्ड दे देंगे। फिर आइवी एक शॉप में चली जाती है जहाँ पे ऑनर ये देख करके हैरान होता है क्योंकि जिस सांप को आइवी ने पकड़ा होता है वो बहुत ज्यादा यूनिक होता है। उस शॉप का ओनर आइवी को अच्छे पैसे देता है और बोलता है कि अगली बार अगर तुमने कोई और सांप पकड़ा तो फिर से यहाँ पे आ जाना। तभी सोरा को भूख लग जाती है तो
तो आईवी लेकर के चली जाती है फिर से एक कूड़ेदान के पास, और वहाँ पे वो देखती है कि काफी सारे मैजिक पोर्शंस के साथ ही साथ वहाँ पे काफी सारे मैजिक बैग भी होते हैं। यहाँ पे सोरा तो लगातार मैजिक पोर्शंस को कंज्यूम कर रहा होता है, लेकिन वहीं पे आईवी लगातार इस बात को सोच रही होती है कि इन मैजिक बैग्स को कैसे कैरी कर सकती है। फिर वो अपना दिमाग लगाती है और एक के बाद एक मैजिक बैग को दूसरे मैजिक बैग के अंदर रखती जाती है। फिर वो काम खत्म कर लेने के बाद वापस से टाउन के अंदर चली जाती है। उसके सामने फिर से वही आदमी आ जाता है और वो बोलता है कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन सही थी, तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड दे दिया जाएगा। एक्चुअली में एक मॉन्स्टर है जिसने कि हमारे सभी एडवेंचरर्स ग्रुप को मार दिया है, इसलिए उस मॉन्स्टर को मार गिराने के लिए काफी सारे बड़े रैंक के एडवेंचरर्स उसके पीछे गए हैं। फिर इसके बाद आईवी चली जाती है अपने रिवॉर्ड को कलेक्ट करने के लिए। वो उसी कार्ड को वापस से दिखाती है और उसको काफी सारे पैसे दिए जाते हैं। उसको इतने पैसे तो मिल जाते हैं कि उसे अब हंटिंग करके दूसरे जानवरों का मीट नहीं बेचना होगा, लेकिन काफी सारे अब पैसे खत्म हो जाते हैं आईवी के। तो आईवी डिसाइड करती है कि फिर से हंटिंग करेगी, लेकिन इस बार उसका जो ट्रैप होता है वो टूट जाता है। तभी वो डिसाइड करती है कि अपने ट्रैप को ठीक करेगी, लेकिन यहाँ पे सोरा दूसरी तरफ भाग के कहीं जा रहा होता है। तभी वो देखती है कि सोरा एक मैजिकल मॉन्स्टर के पास उसे ले आया है। वो मैजिकल मॉन्स्टर बहुत ही बुरी तरह से घायल है और वो मरने वाला है। तब आईवी यहाँ पे डिसाइड करती है कि उसे इसकी मदद करनी होगी। तब आईवी बुक में देख रही होती है कि वो कैसे मदद कर सकती है, लेकिन उसे बुक में इसके बारे में कुछ भी नहीं मिल रहा होता है। वो मॉन्स्टर डर रहा होता है आईवी से। तब आईवी उसके पास जाती है और बोलती है कि चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारी तरह डर रही थी जब एक पल मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तभी सोरा अपने शरीर को बड़ा कर लेता है और उस मैजिकल मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाता है और फिर लगातार उस मॉन्स्टर को हील करने लगता है। आईवी को भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि सोरा लगातार इतना पावरफुल बनता जा रहा है कि वो अपने आप को इतना बड़ा बना सकता है, और फिर वो वेट करने लगती है जब तक सोरा उस मॉन्स्टर को हील ना कर दे। सोरा उस मॉन्स्टर को हील करने के बाद आईवी के पास आ जाता है और यहाँ पे फिर मॉन्स्टर भी उनके पास आ रहा होता है। आईवी को ऐसा लगता है कि कहीं वो मॉन्स्टर उन पर अटैक ना कर दे, लेकिन वो मॉन्स्टर उन पर अटैक नहीं करता बल्कि अपना प्यार दिखा रहा होता है और वो इन दोनों के पीछे पीछे जाने लगता है। आईवी बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे एक और दोस्त मिल चुका है। फिर आईवी डिसाइड करती है कि उसे एक नाम रखना होगा इसका, और आज से तुम्हारा नाम है सील। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको देखना है कि आगे इनके साथ क्या क्या होता है तो इस वीडियो को लाइक करें, और जितना ज्यादा इस वीडियो पे लाइक आएगा और कमेंट आएगा मैं वादा करता हूँ मैं इसका सेकंड पार्ट उतनी जल्दी लेकर के आऊंगा। और तब तक के लिए जिन्होंने भी वीडियो आखिरी तक देखा है उन सभी का धन्यवाद।